हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रीसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में डेवलपमेंट, भारत की पॉपुलेशन, महंगाई दर, सभी से वो रिलेट करता है। वो है फूड सिक्योरिटी। ये एक कोट है जेम्स बियर्ड की जो बताता है कि फूड इज आवर कॉमन ग्राउंड, अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। अब मैं अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करूं तो पूरी दुनिया में कुछ देश हैं जो संपन्न हैं, बट इस वॉर की वजह से उन कंट्रीज में भी हमें फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ठीक, हम बोलते हैं यूएसए डेवलप्ड है। अब देखना कि कंप्लीट हर चीज का प्रोडक्शन यूएसए नहीं करता, लगभग 50 से 55% चीजें वो इंपोर्ट करते हैं। अगर डेवलपिंग नेशंस को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी तो वहां पर आउटपुट नहीं होगा, और आउटपुट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उस कंट्री में भी पहली चीज तो पेरेंट कंट्री में इश्यू होगा, दूसरा इंपोर्टिंग कंट्री में भी इश्यू होगा। अब हम बात करते हैं भारत की। फूड सिक्योरिटी भारत में एक अच्छा खासा मुद्दा है ना, और उसमें भी सबसे मेजर है अंडर नरिशमेंट, कि पोषण तत्व परफेक्ट नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चल रही है, या फिर अंत्योदय अन्ना योजना चल रही है, या फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया 2013 में। ओवरऑल सबकी कहानी एक जगह आके रुक जाती है। वो कहानी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन। मिड डे मील में स्टेट वाइज उसमें इनपुट हो रहे हैं, कोई स्टेट मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, एग प्रोवाइड कर रहा है, कोई दलिया प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 65% यूज कर रहा है। जैसे अगर 100% यूटिलाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों का बहुत ज्यादा एक रोल होगा, जिस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलप होगी और पूरे पूरे समाज का, ऐसे समझिए पूरे देश का भला होगा। बट हर इंसान अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 65% पे काम कर रहा है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिया में कार्ब्स का प्रोडक्शन और कार्ब्स का कंजप्शन एक अच्छे लेवल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सबकी डाइट में राइस, चावल एक बार है पूरे दिन में, बट ये डिपेंड करता है कि हम चावल किस पर्सपेक्टिव पर कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो प्रोटीन के साथ कार्ब्स को ऐड करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ पेट भर रहे हैं। अब पेट भरने वाली कम्युनिटी भारत में लगभग 50-55% है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन जनरेट करती है। मैं हमेशा सोशल मुद्दों पर बात करता हूं और मैं भारत का क्लियर कट सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। अब भारत के सामने चैलेंजेस क्या होने वाले हैं? सबसे पहला चैलेंज है वॉर। आप देख रहे हैं ईरान इजराइल यूएसए की वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है। यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी और यूक्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था व्हीट का, फिलहाल नहीं है कहीं भी। भारत के लिए उसका एक ब्रैकेट मिला था, भारत ने उसको यूटिलाइज भी किया। बट प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि अगर फर्टिलाइजर्स भारत में नहीं आएंगे, है ना, या महंगे आएंगे, या फिर एक लिमिटेड क्वांटिटी जो जरूरी है उससे कम आएंगे, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? फार्मर्स पर पड़ेगा और प्रोडक्शन पर पड़ेगा। अब दूसरा कंसर्न है पॉवर्टी भारत में, कि किसान जो है उसका सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है सॉइल को लेके, मिट्टी को लेके, पैदावार को लेके। उसके लिए वो फसल में पिछली बार से ज्यादा इस बार यूरिया ऐड करता है। हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोवाइड करती है, बट उसके बाद भी कंजप्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इस वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। बट सॉइल अपने सैचुरेशन पर चल रही है, मिट्टी अपने सैचुरेशन पर है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बट इन आर्टिफिशियल मेथड्स में भी एक फ्लॉज है कि एज पर क्रॉप हमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, बट उसकी स्टडी नहीं है। ऑन पेपर लैब्स हैं, सब कुछ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है, बट मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस को इन चीजों की नॉलेज नहीं है, पहली चीज। दूसरा, नॉलेज भी है तो लैब जैसे काम करती है
वो और फार्मर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो लैक करता है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्ट एज है जिसमें फार्मर को या किसान को लगता है कि अगली बार देखेंगे, और लैब में जो काम कर रहे हैं, जो इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, वो भी यही सेम बात सोचते हैं कि ठीक है अभी नहीं अगली बार देखेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सॉइल के ऊपर प्रेशर है, फर्टिलाइजर एड ऑन हो रहे हैं, एड ऑन हो रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, 300 रुपए में सब्सिडाइज्ड एक यूरिया का एक पैकेट मिलता है, बट क्वांटिटी वाइज वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं फार्मर्स, तो ओवरऑल रेशियो उसका बराबर बैठता है। मेरी बात समझ में आई? तीसरा जो कंसर्न आएगा वो है क्लाइमेट चेंज। आपने देखा कि रिसेंटली जनवरी और फरवरी में गर्मी अच्छी खासी आ गई अचानक से, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ा। सबसे पहला फैक्टर था डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे। दूसरा फैक्टर था कि क्रॉप को परफेक्ट टाइम नहीं मिला, जिस टाइम में उसको हार्वेस्ट होना चाहिए था और जो उसका ग्रोइंग सीजन था, उस ग्रोइंग सीजन में कट शॉर्ट हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि एक शॉकिंग सिचुएशन जनरेट हुई कि क्रॉप को शॉक लगा। इस वजह से न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो सॉइल में परफेक्टली एड ऑन नहीं, वो क्रॉप में परफेक्टली एड ऑन नहीं हो पाई। सॉइल में पहले था नहीं, ऐड किया, इतने में मौसम बदल गया, मौसम बदला तो क्रॉप के ऊपर प्रेशर था, उसको तैयार हो जाना है अब हार्वेस्टिंग के लिए। अब देखना रिसेंटली रबी सीजन खत्म होने वाला है, अब देखना कि प्रोडक्शन जो होगा वो एक एवरेज से कम होगा भारत में। क्यों होगा? एक तो क्लाइमेट, दूसरा रिसोर्सेज, तीसरा पॉवर्टी। अब नेक्स्ट कंसर्न आता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका मेजर कंसर्न होता है इकोनॉमिक टर्म्स, पैसा। किसान भाई फसल उगाई, उसको मार्केट में बेचना है, बट पैसे में एक इशू ये है कि प्रोडक्शन से लेके मंडी जाने तक चाहे कितने भी रिफॉर्म्स आए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कितने भी रिफॉर्म्स आए, बट भारत में 60 to 65% सेम मैकेनिज्म आज भी फॉलो होता है कि हार्वेस्टिंग से लेके मंडी जाने तक प्रोडक्ट फार्मर किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सोशलाइज या फॉर एग्जांपल आज की तारीख में इंटरनेट का या प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं कर पा रहा। मेरी बात समझ में आई? ठीक, अगली बात करते हैं कि जो ग्लोबल इंडेक्स है, पूरी दुनिया का एक इंडेक्स है जो चैलेंजेस को कहीं ना कहीं बताता है फूड सिक्योरिटी को लेके, उसने भारत को एक कंसर्निंग सिचुएशन में डाल दिया। आप देखें पूरी दुनिया में 193 मिलियन अंडर नरिश्ड लोग हैं, है ना, उसमें से 50%, लगभग 50%, 50% जो है वो भारत में है। मैंने लोगों की बात करी है जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें ग्रोन अप्स भी हैं, एडल्ट भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिनकी एज 50+ है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और जो मेजर कंसर्न है वो बच्चे हैं। आने वाली जनरेशन को अगर फूड प्रॉपर न्यूट्रिशियस नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी रीजंस हो, तो वो अपने कैलिबर पर या अपनी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाएंगे, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भारत पर पड़ता है और पड़ता आया है पहले से। इन्होंने किसने कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ने भारत का स्कोर 5.31 दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अभी इतना है और सफिशिएंट है, बफर स्टॉक भी है जो एफसीआई मैनेज करता है और बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग स्कीम्स भी चला रहा है गवर्नमेंट, जैसे पीडीएस है या फिर अंत्योदय, ये सारी स्कीम्स चल रही हैं जिनका कहीं ना कहीं सबको फायदा मिल रहा है। बट अगर पूरी दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाए, है ना, तो ओवरऑल हर चीज को दोबारा प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। ठीक, प्रेशर बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ने रैंकिंग जो भारत को दी है या जो स्कोर दिया है वो है 4.96। 4.96 पहले कितना था या आज कितना है? 5.31। टेम्परेचर बढ़ेगा तो 4.96 हो जाएगा, और उसके बाद 2 डिग्री बढ़ जाए, 1.5 पे तो 4.96 है, अगर 2 डिग्री बढ़ जाए तो 4.52 हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ 10 50% से भी नीचे चला गया।
फूड इनसिक्योरिटी आएगी। और इस इंडेक्स ने भारत की रैंकिंग 2022 में 68 रखी थी, अभी 72 हो गई। तो ये कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारे देशों से भारत पीछे है, इजिप्ट से पीछे है, ठीक है, इक्वाडोर से पीछे, ऐसी कंट्रीज से भारत पीछे है, जबकि हम प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं टॉप 5 में आते हैं, हर चीज के प्रोडक्शन में। चाहे आप डेयरी ले लीजिए, चाहे आप ग्रेन्स ले लीजिए, चाहे आप वेजीज ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, टॉप 5 में भारत रहता है। उसके बाद भी पूरी दुनिया के 50% अंडर नरिश्ड भारत में है। उसके लिए अब गवर्नमेंट अलग अलग सिनेरियोज पर काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया। अब चेंजेस तो लाने हैं ना, अब चेंजेस लाने हैं तो स्टैटिक चेंज होना चाहिए, बट मेरा कंसर्न रहता है ग्राउंड लेवल पर कितनी बात होगी। ये जितनी भी स्कीम्स लिखी है या जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर यही सेम बातें किसी भी गांव का प्रधान अपने गांव में इलैबोरेट कर दे, किसानों को ये बात समझा दे, तो मुझे लगता है चीजें इजी हो जाएंगी। प्रॉब्लम यही है कि ये स्कीम आई, स्टार्टेड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, 150 सीड हब्स बनाओ, ठीक, स्टार्ट सप्लाई ऑफ सीड मिलिट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स मिलनी चाहिए, ठीक, 15% एलोकेशन ऑफ एनएफएस मार्क फॉर पल्सेस, ये सारी बातें हैं, ये सब है, बट ग्राउंड लेवल पर मेजॉरिटी ऑफ द किसान को ये बात नहीं पता। तो मेरा कंसर्न इतना है कि भारत में चैलेंजेस हैं, फूड को लेके चैलेंजेस हैं और आने वाले वक्त में और बढ़ने वाले हैं, ठीक। हमें ग्रास रूट लेवल तक उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन करना नहीं है, वो कर लेंगे। द फार्मर्स कैन हैंडल दैट। जब वो प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो कंज्यूम भी कर सकते हैं, बस हमें उन्हें बताना है कि यू हैव टू डू दिस। हमारे लैब टेस्टिंग्स को हर एक विलेज में, हर एक पंचायत में एक ऑफिस खोलना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है, अगर पंचायत में ऑफिस भी नहीं है तो मंथली, हर महीने एक बार एक वहां पर कैंप लगाना चाहिए, सैंपल्स कलेक्ट करने चाहिए और डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए फार्मर से, ना कि फार्मर को, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में और गांव में लगभग 50 किलोमीटर का फर्क है, तो किसान वो मिट्टी लेके 50 किलोमीटर तो नहीं जाएगा ना, और जाएगा भी तो उसके एक्सपेंडिचर, वो इन सब बातों को कैलकुलेट करते हैं कि यार इतने रुपए जाने में, इतने आने में, इतना टाइम खराब, और साथ में खेत भी जाना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए वो कैंसिल आउट कर देते हैं प्रोग्राम्स। तो मेरा कंसर्न सिंपल है कि जितने भी डेवलपमेंट है, जो भी चेंजेस फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेके आ रहे हैं, चाहे 75 ऑन पेपर 75% पॉपुलेशन विलेज की फूड, एक सब्सिडाइज्ड फूड उन्हें मिलता है, 50% शहर की पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स मिलता है, बट रियलिटी में रियलिटी चेक हर 2 महीने में, 3 महीने में होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधान की होनी चाहिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो एक ये सोशल इशू है, सोसाइटी का कंसर्न है, तो ये आपके किसी भी एग्जाम में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा कि भारत में फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मींस वॉर की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है पॉवर्टी, और चौथा है फार्मर्स का पर्सनल इश्यूज, ठीक। अब ऑल ओवर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे हम बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इंडेक्स ने भारत की रैंकिंग को इंप्रूव किया है, 72 तक ले आए, वो एक अलग बात है, आउट ऑफ 114 कंट्रीज, बट ओवरऑल सिनेरियो क्या है, भारत अभी भी बहुत लैग करता है। दूसरा, ये इंडेक्स किन 4 पर्सपेक्टिव्स पर बात करता है, तो सबसे पहली चीज फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो इंडेक्स बात करता है ना, 4 एंगल्स पर ये बात करता है। सबसे पहली चीज कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उस फूड की हर घर तक। आप देख रहे हैं कि पीडीएस होते हुए भी फूड रैंकिंग में ये पॉइंट डाला गया, और उसके बाद भारत की रैंकिंग क्या है ना, कि जो ग्रेन्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हो हर घर तक। तीसरा कंसर्न है कि उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज होनी चाहिए, और साथ में बॉडी भी इतनी कैपेबल होनी चाहिए इंसान की जो उन न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करे। मींस ये कहीं ना कहीं हेल्थ मेजर्स या फिर जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस मैकेनिज्म है बॉडी का, उस पर भी सवाल उठाता है भारत के। तीसरा, लास्ट,
सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए फूड की सप्लाई की, चाहे वॉर आए, चाहे मौसम खराब हो, बफर स्टॉक है, प्रॉपर उनकी शेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसकी इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए मींस लॉन्ग टर्म तक इक्वली ये ग्रेन्स मिलेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट ने इन सारे मैकेनिज्म पर काम किया, बट मेरा पर्सनल वही लास्ट है कि ग्रास रूट लेवल पर ये मैकेनिज्म या ये मॉडिफिकेशंस जाने चाहिए। किसान के पास एक सोर्स होना चाहिए कि वो डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्ट कर सके किसी भी सॉइल के एक्सपर्ट से। कैंपिंग प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ सॉइल की वो टेस्टिंग कराए टाइम टू टाइम अपने जो पंचायत है उसके अंदर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।